नमस्ते मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं लुधियाना, पंजाब, जहां हम मिलेंगे डॉक्टर वी के दिलावर जी से, जो कि एक प्रोफेसर रह चुके हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, और हमें बताएंगे कि खनिज पोषक तत्वों की मिट्टी में भूमिका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, फार्म्स टीवी पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वी के दिलावर जी, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिटायर्ड हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्म्स टीवी पे। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी जो दिन भर दिन बिगड़ रही है, उसको किस तरीके से संभाला जा सकता है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को ध्यान रखकर अपनी सॉइल में उस प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो दिन भर दिन फर्टिलिटी लेवल जो पंजाब की सॉइल या हमारे देश में जो मिट्टी का जो स्तर है न्यूट्रिएंट का जो गिर रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो प्रेजेंट सिनेरियो है एग्रीकल्चर का, उसमें जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है जो दिन भर दिन गिर रही है, उसमें जो फर्टिलाइज़र हम ऐड कर रहे हैं सॉइल में, तो फर्टिलाइज़र का क्या भूमिका है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में? ऐसा है पीयूष जी कि जब 60 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जी सर। तो उसी समय ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस समय यूरिया जो है पहली दफ़ा हमने एग्रीकल्चर में यूज़ करना शुरू किया 65-64 में। तब हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले और हमने सोचा कि ये हमारे लिए एक वरदान है और इसको यूज़ करने से हम अपनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाया भी। जी। जैसे जैसे रिसर्च होने लगी तो मालूम पड़ा कि नाइट्रोजन, यूरिया जो है नाइट्रोजन देता है, इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको देने चाहिए, जैसे फास्फोरस एंड पोटाश। तो ये एक नॉर्मल सा सिस्टम बन गया। हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशन देनी शुरू की, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स की जो पूरी करने के लिए हम बाहर से केमिकल फॉर्म में फर्टिलाइजर्स को डालते हैं सॉइल में। कुछ टाइम के बाद हमको ये महसूस होने लगा कि ये तीनों ही काफ़ी नहीं है, और भी न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो हमने जब स्टडीज़ की तो हमने कैटेगरीज बना दी, मेजर न्यूट्रिएंट NPK, उसके बाद 6 जो थे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी क्वांटिटीज़ छोटी कम तो है लेकिन इससे कम है लेकिन वैसे ज़्यादा है, और 9 ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये एक लिस्ट बन गई 17-18 मिनरल्स की जो प्लांट्स को चाहिए। जी सर। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न राजस्थान, ये वो एरिया है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। जी सर। और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी यहीं पर हुआ शुरू। और ऑफकोर्स कि इन स्टेट्स ने एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन से कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड में, लेकिन इन द मीन टाइम सॉइल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीट होती चली गई। अब आप ये देखो कि गेहूँ और चावल सरकार खरीदती है तो किसान को 4 पैसे बचते हैं। अगर सरकार ना खरीदे तो इसकी वैल्यू मार्केट में एकदम प्राइस डाउन आ जाए। अगर इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालने शुरू कर देंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि MSP पर भी फार्मर को ये एक रिन्यूमरेटिव नहीं रहेगी, फ़ायदेमंद क्रॉप्स नहीं रहेंगी। अभी तो सारे फर्टिलाइजर्स भी सब्सिडाइज हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सब्सिडाइज नहीं ना मिलेंगे, वो तो मार्केट रेट पे मिलेंगे, तो वो कितना डालेंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि प्रकृति के रूप में ही हम सॉइल्स में ऐसा चेंजेस लाएँ, ऐसी चीज़ें ऐड करें, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। उसके लिए हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं। एक तो है कि हम फार्म मैन्योर डालें, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट डालें, तीसरा है कि ग्रीन मैन्योरिंग करें, चौथा है एक और भी तरीका है कि हम एक
क्रॉप साइकिलिंग करें, क्रॉप रोटेशन फॉलो करें। क्रॉप रोटेशंस कई बार प्रॉफिटेबल नहीं होते, फार्मर्स उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो इन एरियाज में तो आप देखोगे वीट के बाद पैडी, पैडी के बाद फिर वीट। दूसरा फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो हमारे पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। सारे स्टेट्स की जो काउस एंड बफेलोस का गोबर है उसको डिकम्पोज करके हम इतना फार्म यार्ड मैन्योर नहीं बना सकते कि वो एक ही भी स्टेट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट वो बनाने में टाइम भी लगता है और वो एक्सपेंसिव भी है। आप देखिए कि 8-9 रुपये किलो का पड़ता है। 1 टन भी अगर 1 एकड़ में डालते हैं तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ग्रीन मैन्योरिंग एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ग्रीन मैन्योरिंग तभी हो सकती है जब हमारे पास 2 क्रॉप्स के बीच में टाइम अवेलेबल हो। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग 3 महीने की क्रॉप लगा देते हैं और उसको ग्रीन एज ए ग्रीन मैन्योर यूज़ करते हैं तो हमारा दूसरी क्रॉप लेट हो जाती है, इसलिए फार्मर्स उसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन वीट के बाद पैडी में आने के लिए हमारे पास टाइम होता है तो ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए। वो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1-1.5% ही पूरी करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम करें क्या। एग्रीकल्चर को हम ये भी नहीं कि हाँ एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कुछ और काम कर ले फार्मर, करना तो एग्रीकल्चर ही है। तो उसके लिए कुछ ऐसे मिनरल्स अवेलेबल हैं जो नेचुरल हैं, जिनको हम अगर प्लांट्स के ऊपर यूज़ करें ईयर आफ्टर ईयर तो प्लांट्स की अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कराते हैं, उनकी ग्रोथ, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी सब कुछ इम्प्रूव होता है, प्लस सॉइल भी रीजनरेट होती रहती है। तो अगर वो सॉइल रीजनरेट होती रहेगी तो कुछ सालों के बाद सॉइल जो है फर्टाइल कुछ से हो सकती है। लेकिन हम उसकी क्वांटिटीज इतनी कम यूज़ करते हैं कि वो हमको हर क्रॉपिंग सीजन में यूज़ करने पड़ते हैं। बेसिकली जो ऐसे नेचुरल मिनरल्स हैं, ये कैल्साइट एक मिनरल है, नेचुरल मिनरल है, इसकी माइंस में से निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिक फॉर्म, बाकी उसमें और कई चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं मिनरल्स। एक है जियोलाइट। फॉर्चुनेटली जियोलाइट इंडिया में नहीं मिलता, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इनके मिक्सचर को अगर हम माइक्रोनाइज करते हैं, माइक्रोनाइज इज फाइन पार्टिकल्स बनाना और उसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब है कि उसमें हम चार्जेस डालते हैं जिसकी वजह से उसमें बाकी के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाइंड कर जाते हैं। तो ऐसे जब हम मिनरल्स को एक बहुत छोटे साइज में डालते हैं 200 नैनोमीटर साइज में, तो प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है, पिकअप कर सकता है। और जब वो प्लांट पिकअप कर लेता है तो उसके मेटाबॉलिक फॉर्म में उसके सिस्टम में चला जाता है और उसके प्लांट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस जो है वो इम्प्रूव होती है। तो प्लांट बिकम्स टॉलरेंट टू डिजीजेस, टू पेस्ट, टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, और प्लांट की अपनी क्वालिटी इम्प्रूव होने की वजह से उसका प्रोडक्शन लेवल भी इम्प्रूव करता है। तो ये मिनरल्स बहुत कॉमन नहीं है अभी अपने मुल्क में, लेकिन मार्केट में अवेलेबल जरूर है। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है? आसानी से मैं आसानी से नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आसानी से मिलते होते तो फार्मर भी यूज़ कर रहे होते क्यों, और ना ही इनके बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है फार्मर्स को। तो सर ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में क्या समाधान करते हैं, कि इनका हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में क्या रोल है? ये मिनरल्स कई किस्म के हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम प्लांट पर स्प्रे करते हैं ताकि हमें इफेक्ट इमीडिएट मिले, तुरंत हमें उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। तो प्लांट में अगर गिरता है 10-15% तो प्लांट में गिरता है, बाकी 60-70% तो वो जमीन पर ही गिरता है। वो धरती में यूटिलाइज हो जाता है और धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम डालते ही सॉइल में, अगर हम उनको पूरी सॉइल में डालेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो हम ये तरीका करते हैं कि उसको जो अगर प्लांट्स को रोज में ग्रो कर रहे हैं तो उसको रोज में ही डाला जाए।
अगर ट्रीज़ हैं जैसे फ्रूट ट्रीज़ होते हैं तो उनको हम होल बनाते हैं सॉइल में और उसमें उसको डालते हैं सैपलिंग को। तो उसकी सैपलिंग जहाँ डालते हैं वहाँ पर ही थोड़ी सी क्वांटिटी डाल दी जाए, करीब 10 से 15 ग्राम। तो वो प्लांट के इर्द गिर्द ऐसा वो एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं जिससे माइक्रोब्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, और माइक्रोब के अट्रैक्ट होने से वहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये न्यूट्रिएंट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि रूट्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सकें। तो ये एक बड़ी अच्छे किस्म की एक फॉर्मुलेशंस हैं ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं इंडिया में होती, तो हमको ये बाहर से मंगानी पड़ती है। बाहर से मंगाने से इनसे कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो फार्मर को यूज़ करने में भी परेशानी होती है। जो तो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जैसे कॉफ़ी है या फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गया, तो ये फार्मर्स काफ़ी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और उनको इसका रिटर्न मिलता है। हमने ये देखा है कि जहाँ भी फार्मर्स ने इनको यूज़ किया है उनको 1:3 का बेनिफिट मिनिमम मिला है। अगर वो 1 रुपया खर्च करते हैं तो उनको 3 रुपये का फ़ायदा, एडिशनल फ़ायदा होता है। तो इसलिए कई फार्मर्स हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करने लग गए हैं। इसमें ये भी ज़रूरी है कि फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं थोड़े महंगे हैं, तो फार्मर्स को यूज़ करना है तो इस तरीके से यूज़ करें कि उनको इसका फ़ायदा हो। तो सर अगर हम इसकी कॉस्ट कंपेयर करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर के मुकाबले, या ये उनसे एक्सपेंसिव पड़ते हैं? वर्मी कंपोस्ट के करीब करीब बराबर पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट के बराबर करीब करीब बराबर पड़ती प्रति है। एकड़ के हिसाब से? आपने वर्मी कंपोस्ट जो है आइडियली स्पीकिंग 2 टन के करीब पड़ जाती है 1 एकड़ में। अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके डालें तो 1 टन आपकी वर्मी कंपोस्ट और 3 टन फार्म यार्ड मैन्योर पड़ती है। तो आप देख लीजिए कि अगर 5 रुपये हुई तो 5,000 की तो आपकी वर्मी कंपोस्ट होगी पर एकड़, और 1 ट्रॉली फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो भी करीब 1,000 रुपये की होगी। तो 5 से 6,000 रुपये का ऑर्गेनिक मैटर हम खेत में डालें तो साल पर साल डालते रहें तो उसका कम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट इम्प्रूव हो सकता है, शायद कार्बन इम्प्रूव हो सकता है। हमारे लिए एक बड़ी भारी प्रॉब्लम और है कि जितना मर्जी हम ऑर्गेनिक मैटर डालें, इतनी गर्मी होती है कि गर्मी में वो सारा गैसेस बन के इवेपोरेट कर जाता है। अल्टीमेटली सॉइल कार्बन जो हमें अगर हम 5% भी डाल रहे हैं तो उसमें से 0.2%, 0.1%, 0.3% ही सॉइल में रह पाता है, बाकी तो सारा वो वोलेटाइल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो आप मिनरल मिक्सचर बता रहे हैं, तो इन मिनरल मिक्सचर में ये प्रॉब्लम नहीं आती? उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो मतलब कि इनका क्या रेट है कि प्लांट इनको पूरा प्रॉपर एब्जॉर्ब करके ग्रोथ सिम्टम्स से? देखिए, अगर हम स्प्रे करने वाले यूज़ करते हैं तो वो 500-600 ग्राम पर एकड़ पड़ता है जी। 2 या 3 बार यूज़ करना पड़ता है जी। अगर हम सॉइल मिक्स मिनरल्स की बात करें जी। तो वो करीब 1 टन पर एकड़ लग जाएगा, वो महंगा पड़ता है। लेकिन वो हम वहीं डालते हैं जहाँ सॉइल्स बिल्कुल इनफर्टाइल है, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, सिर्फ वहाँ पर डालते हैं। और अदरवाइज जहाँ पर वेजिटेबल्स हैं तो वहाँ पर हम नर्सरी में डाल दें, एक बार प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो बाद में वो चलता रहता है। या फिर ऑर्चर्ड्स में डालें, जब न्यू प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक प्लांट की कीमत होती है, उनको बचाना और उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अगर 10 से 15 ग्राम पॉटिंग होल में डाल दें या पॉटिंग मिक्स में उसको मिक्स करके डाल दें तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि अगर हम उसका एप्पल में देखा है मैंने, अगर हम उसको डालते हैं सीडिंग में तो 3 साल का प्लांट और हमारा 2 साल का प्लांट बराबर होता है। उसकी जो गर्थ है
2 साल प्लांट की वो 3 साल के प्लांट के बराबर होती है, तो बड़ी अच्छा और स्ट्रांग बनती है। तो सर जो आप ये जियोलाइट बता रहे हैं, कैल्साइट बता रहे हैं, ये कौन कौन सी टाइप की सॉइल में यूज़ होता है और इनसे क्या रिजल्ट मिलते हैं सॉइल? देखिए, जियोलाइट एक नेचुरल मिनरल है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि इसके पार्टिकल्स एक मैश की तरह काम करते हैं। जी ये जब चार्ज होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जी और जब हम कैल्साइट और जियोलाइट के मिक्सचर्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस में बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉइल। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सैंडी है जी और उसमें मिक्स करते हैं जी तो ये हेल्प करता है सॉइल के क्रम्स बनाने में। क्रम्स बनते हैं तो उसमें वाटर रिटेंशन बढ़ती है। जी अगर क्लेई सॉइल है तो हम ऐसा मिक्सचर इसका बना के डालते हैं कि क्ले पार्टिकल्स जो है सेपरेट आउट होकर क्रम्स बनाने लगते हैं। ओके, तो ये मिक्सचर है जियोलाइट। अल्टीमेटली इन्होंने क्रम्स ही बनाने हैं और क्रम्स बनाने से वाटर पर्कुलेशन रेगुलेट होती है। ओके अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें पानी ड्रेन होगा, अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी रिटेन होगा। जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो वहाँ पर हमने यहाँ पर हिमाचल में कुछ नर्सरीज में ट्राई किए हैं अभी रिसेंटली। जी तो वहाँ पर इस बार ना पानी की कमी की वजह से सीडिंग्स काफ़ी ख़राब हो रही हैं। जी तो हमने वहाँ सीडिंग्स में इसको यूज़ किया जी और वाटर रिटेंशन इम्प्रूव हो गई और सीडलिंग्स काफ़ी हेल्दी हो गई। तो बेसिकली डॉक्टर साहब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सॉइल में इनकी जो एप्लीकेशन है उससे बेसिकली जो एक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट है सॉइल का वो इंक्रीज होता है, जिससे जो प्लांट है वो अपनी मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट है वो बेटर अवेलेबिलिटी में उठा सकते हैं और उनकी अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो अच्छे स्तर पर होती है। देखिए, जो सॉइल है ना, हम इसको समझें कि एक लिविंग सिस्टम है। जी इसके अंदर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं जी और वो हमारे मतलब काफ़ी डिप्लीट हो जाते हैं जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता। जी हमने अगर उनको मेंटेन करना है तो या तो ऑर्गेनिक मैटर हो या कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो सॉइल के अंदर जो उनको बाइंड करके रखे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। जी तो जब हम ये मिनरल्स डालते हैं सॉइल में, ये न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करते ही हैं, साथ में ही ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स को जी कि वो आकर वहाँ ग्रो करें। इनका स्ट्रक्चर ऐसा प्लेट्स की तरह होता है जी ये मिनरल्स का। जी वो प्लेट्स के बीच में स्पेस होती है, उसमें माइक्रोब्स ग्रो होते रहते हैं। ठीक माइक्रोब जो है ग्रो होने के लिए उनको कोई सरफेस चाहिए और उस सरफेस में वो ग्रो होने लगते हैं। जब रूट्स के पास आते हैं तो रूट्स को वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं जी और रूट्स को ही यूज़ करके वो अपना फूड भी ग्रहण करते हैं माइक्रोब्स। ऑक्सीजन के शुक्रोज या प्रोटीन अमीनो एसिड्स एंड कई शुगर्स जो हैं वो रूट से लेकर वो खुद ग्रो होते हैं और वो अपने मेटाबॉलाइट्स बनाकर वो प्लांट्स को बैक देते हैं जो हार्मोनल होते हैं नेचर, और उससे प्लांट्स ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट्स वो इम्प्रूव होता है। तो ये अच्छी केमिस्ट्री है और इसमें फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है। अगर इसको डिटेल में डिस्कस करें तो और कई चीज़ें निकल सकती हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे NPK और उसके अलावा जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आम तौर पर आपने सबने सुने हुए हैं और बाज़ार में अवेलेबल हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी हैं जो हमारी इंडियन मार्केट में अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, पर उनकी जो एक महत्ता है हमारी सॉइल में वो बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप किसान भाइयों को वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम एक बार बता दें ताकि किसान भाई भी उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें अपने स्तर पर, और आने वाले समय में जो उनका यूज़ है हमारी इंडियन सॉइल में वो दिन भर दिन बढ़ सके। तो एक बार आप किसान भाइयों को उनके नाम बता दीजिए। नाम थोड़े क्योंकि इंग्लिश में है तो थोड़े है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। जी एक तो है, हम उसको फ्लोजियन Z20 कहते हैं। जी Z20 का मतलब है जियोलाइट 20%। एक है जिसमें फ्लोजियन Z20L है। जी जो L है वो उसमें लिग्नो ह्यूमिक एसिड है एडिशनल। जी
फिर सॉइल में ऐड करने के लिए जो है वो हर्बालैंड है उसका नाम, जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, वाटर रिटेंशन को भी इम्प्रूव करता है और रूट्स ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है ये नेचुरल। मैं यहाँ पर आपको एक बात ये करना चाहूँगा कि मिनरल्स मार्केट में बहुत मिलते हैं और उनको हम ऐड कर सकते हैं और वो सस्ते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो केमिकल्स हैं। हमको अगर केमिकल्स ही ऐड करने हैं तो फिर सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं होगा। हमको सॉइल में वो चीज़ें डालनी चाहिए जो नेचुरल है, चाहे वो फार्मेट मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है या ये मिनरल्स है, जिससे सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो और तभी हमारा एग्रीकल्चर सस्टेन कर सकता है। नहीं तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आने वाले टाइम में, जैसे जैसे आपका वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, फार्म्स टीवी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्म्स टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा है कि आप यह वीडियो अपने सभी किसान भाइयों से शेयर करेंगे और एक कदम लेंगे संगठन बढ़ोतरी की ओर। मैं हूं आपका अपना प्रधान जी और आपका फार्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें ताकि आप हर कृषि संबंधित जानकारी जान पाएं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर कॉल मिलाएं और अपनी सभी कृषि संबंधित दुविधाओं का समाधान पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।